बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ लाउड स्पीकर 90 FM में आज साहित्य संगम श्रृंखला के तहत हमने आमंत्रित किया है मंच के एक बड़े नाम कवि मुकेश श्रीवास्तव जी को। आप शब्द संसार में आपका परिचय करीब 40 साल पुराना है और आप मूलतः वैसे तो कुशीनगर के हैं, लेकिन गोरखपुर जनपद में शहर में आप बेतियाहाता में रहते हैं और अखबार से, पत्र पत्रिकाओं से और रेडियो से आपका बड़ा पुराना नाता है। आप 1980 से मंचों पर सक्रिय हैं। दैनिक जागरण में भी आप सेवाएं दे चुके हैं। ईटीवी में भी आपने काम किया है। संगीत, रूपक, नाटक के लिए आप रेडियो में भी अपना योगदान देते रहे हैं। आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं। भोजपुरी में आपने कई पुस्तकें आपकी आई हैं और हिंदी में भी आई हैं। चनो मांगे भीख, इसको राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आपको। और एक भोजपुरी की दूसरी रचना है चुनौती भर घाम। और गज़लों पे एक अभी आपकी पुस्तक आई औरतनामा। ज़िंदगी अधूरी है, ये भी आपका गज़ल संग्रह है, ये पब्लिश हो चुका है। आपको कहानियाँ भी लिखने का शौक़ है, तो भोजपुरी में आपने खिड़कियाँ पर गरहन, बटन, ये भी हिंदी कहानी है, ये तो हिंदी कहानी है। गज़ल, गीत और लिखना और कुछ नया रचते रहना आपकी खासियत है। अभी आपका एक गज़ल संग्रह है ज़िंदगी अधूरी है, ये भी आ गई है। और बिहार सरकार ने आपको भिखारी ठाकुर सम्मान से भी नवाजा है। तो हम मुकेश श्रीवास्तव जी का लाउड स्पीकर 90 FM के दर्शकों और श्रोताओं की ओर से अपने स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मुकेश जी, आप मूलतः हिंदी में भी और भोजपुरी जो अपनी माटी की बोली है उसमें भी आप लिखते रहे हैं। ये लिखने का सिलसिला कब से आपका शुरू हुआ? लिखने का तो सर लगभग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे, इंटरमीडिएट में, तब से एक साहित्यिक माहौल था जी। और कहा जाता है जीरासिम होता है जो कहीं न कहीं से मिलता है। हमको ननिहाल से मिला। हमारे नाना जी थे पांडे अवध बिहारी, हम लोगों का पांडे खानदान है, टाइटिल वही लगता है पांडे। तो हमारे वहाँ नंद दुलारी वाजपेयी जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, आनंद मोहन वाजपेयी जी और राम और द्विवेदी जी, मनन द्विवेदी के बड़े भाई, सब लोग आते थे, हम लोगों के यहाँ रहते थे जी। राम वृक्ष बेनी पुरी जी की तमाम पांडुलिपियाँ आज भी मेरे पास सुरक्षित हैं और वो 20, 24, 25 साल की उम्र की तस्वीर आज भी निराला जी की मेरे ही पास है जी। तो वहाँ से हमको ननिहाल से एक तरह से कविता मिला, कहीं से वो था ब्लड में, जीन्स में, तो आया तो कुछ ना कुछ लिखने पढ़ने का अपना एक था, करते गए। कविता अखबार आया, अखबार के बाद शौक़ लगा। कुछ साहित्यिक मित्र थे, हम लोग डेस्क वर्क करते थे, कुछ नाम थे सर में जो एक साथ हम लोग काम करते थे जी। तो वहीं से कविता की शुरुआत हुई, व्यंग लिखते लिखते। आपकी पहली कविता कौन सी है? हमारी कुछ याद है? पहली कविता तो याद नहीं होगा इस समय, लेकिन यह है कि एक गुल्लक कविता थी जो नई कविता मैंने लिखा था जब इंटरमीडिएट में था मैं। अच्छा जी। हाँ, तो गुल्लक एक कविता थी जो छोटे बच्चों की जो परिकल्पना होती है, गुल्लक भर जाएगा तो इससे हम जहाज खरीद लेंगे और क्या क्या खरीद लेंगे। जी जी। तो वहीं से वो कविता हुई। कुछ लाइनें याद हैं क्या? हाँ, तो बहुत विस्तृत होगी, बहुत पहले की लाइन है कि एक गुल्लक मिट्टी का जिसमें बंद है मेरा सपना, तुमने भी कभी देखा है गुल्लक मिट्टी का? एक गुल्लक मिट्टी का जिसमें बंद है मेरा सपना, तुमने भी कभी देखा है गुल्लक मिट्टी का? तुम क्यों देखो, तुम्हें सपने तो आते नहीं। तुम क्यों देखो, तुम्हें सपने तो आते नहीं, आते भी हैं तो सिर्फ सोने चांदी के।
अरे तुम्हें इस मिट्टी के गुल्लक से क्या, ये तो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, जी। इसी में तो बंद है मेरा सारा सपना, मेरा वजूद, मेरा बचना, बस इसके भरने की तलाश है, जब इसे भर लूंगा कर लूंगा पूरा सपना, एक गुल्लक मिट्टी का जिसमें बंद है मेरा सपना। क्या बात है, क्या तो बात है। बड़ी लंबी कविता है ये, लेकिन जहाँ तक याद है मैंने आपको। भोजपुरी में आपने काफ़ी कुछ लिखा है। हाँ और भोजपुरी हमारी माटी की बोली है, जी। तो हम चाहते हैं कि कोई आपकी जो रचना हो जो हमारे दर्शकों और श्रोताओं के लिए आप पेश करें। कि भोजपुरी में लोगों ने कविता बहुत लिखा, मतलब गीत गौनई, और जिस तरह से भोजपुरी को बाजार में ला के रख दिया गया, थोड़ा फूहड़पन और हाँ, अश्लीलता तो वो नहीं था। एक हम लोगों का जब दौर था कि उसमें रामजी आवन दास बावला, चंद्रशेखर जी, भोलानाथ गहमरी, यह सब लोग, हम लोग एक साथ मंचों पर जाते थे। अब बहुत सानिध्य मिला सबका, हरिराम द्विवेदी थे, सब लोग थे, और 50 मंच हम लोग किए होंगे। तो एक दहशत भी आता था कि एक एक शब्द के लिए मार होती थी कि भोजपुरी में ही शब्द नहीं, क्या कि लोग अगर भोजपुरी बोल रहे हैं तो उसमें हिंदी घुस जाएगा, हिंदी लिख रहे हैं तो भोजपुरी कर देंगे, उर्दू लिख रहे हैं तो उसमें भोजपुरी हिंदी कुल मिला देंगे। तो भाषाई घाल मेल उस दौर में नहीं चलता था। तो भोजपुरी का मतलब और साहित्य कहाँ आ सकता है, प्रयोग धर्मिता क्या होती है, उसको लेकर के हमने काम किया, मुहावरों को लेकर काम किया। अब जैसे लिखा पूरा मुहावरों को लेकर के मैंने गीत लिखा कि जेकरे अखिया सुख के सपना काजर उहे लगाई, जेकरे अखियाँ सुख के सपना काजर उहे लगाई, मुहावरा है जी। जौने आँखी में आंस भरल बा काजर का रही पाई, आंस भर जाना का मुहावरा। जेकरे अखिया सुख के सपना काजर उहे लगाई, जौने आँखी में आंस भरल बा काजर का रही पाई, टीका चंदन मधुरी बानी काटा रोज मलाई। क्या बात है। टीका चंदन मधुरी बानी काटा रोज मलाई, आ तहार जनाना सुख का डेहरी काजर उहे लगाई। वाह, सुख का डेहरी काजर उहे लगाई। का होला का गर्मी, का होला जाड़ा, कैसन दित का अंगड़ाई, सुख सावन के साथ हो गई, अब हिस्सा में भादो आई। तो भादो आना भी मुहावरा है, हिस्सा में भादो आई, बिटिया भइल विपत के कारण कैसे करी सगाई, मन ढाकल बा तन उघार ओढ़नी कहवा से लाई, आ कहे मुकेश अबरा क मेहरी लागे ले भौजाई, आ जबरा मोरा धरनी नोचे कहवा मुँह लुकवाई। क्या बात, ये मुहावरा है। तो एक दौर था कि सारे मुहावरों को लेकर के गीत हम लोग लिखते थे। जैसे कि चनुओ मांगे भीख जी कि मैंने चर्चा किया, वो मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहूँगा कि पहले किस तरह से भोजपुरी हम लोग लिखते थे। और कीचड़ में सनी युवती का एक सौंदर्य शास्त्र क्या हो सकता है, आज कहा गया। हमारे दर्शकों को ये जानना जरूरी कि भोजपुरी है क्या। तो मैंने तो लिखा था कि भोजपुरी चौखट संस्कृति है, भोजपुरी चौखट संस्कृति है, यहाँ में चारों धाम बसल हैं। वाह, ये चौखट के बहरा भैया तरह तरह के साज बजल हैं, प्रीत का गीत बजे घर घर में, धर्म कर्म का रीत चले ले, अंग्रेजी नंगा पर नाही, यहाँ डोलियों पर ओहार चढ़न है। बहुत सुंदर। डोली तो पर्दा प्रथा की संस्कृति है ना, लेकिन हमारे वहाँ जब कहानी जाती है, दुल्हन से कुल्ला कराती है, तो डोली के भीतर जो है ओहार इसलिए पर्दे दर पर्दे की प्रथा है। भोजपुरी वो संस्कृति है जी जी कि ओहार के भीतर से कुल्ली कराती, दुल्हन कुल्ली करती है, यह हमारी संस्कृति है। और आज हम जब अपने चौखट को दरवाजे पर और घर को खूंटी पर टांग करके हम निकलना शुरू कर देंगे, तो सोचिए हमारी मान मर्यादा कहाँ है। आज हम बाजार में खड़े हैं। तो ये भोजपुरी तो मुझको लिखना पड़ा था। चनुओ मांगे भीख का शीर्षक गीत, इसको आदरणीय मोती बीए जी बहुत सराहे, और इसी एक गीत पर वो 3 पन्ने की भूमिका मोती बीए ने लिखा मेरे पुस्तक पे जी। हाँ, कि आजकल है कि महिलाएं आजकल चांद पे जा रही हैं, और कहाँ जा रही हैं, बड़ी ऊंचाई पे जा रही हैं। महिलाएं 21वीं सदी के बाद जो है बहुत एडवांस हो गई हैं। और मेरा मानना था, कभी हमेशा विरोधी होता है व्यवस्था के, चाहे और किसी जगह उसके मन मुवाफिक नहीं है तो लिखेगा। तो मैंने कहा है आजकल से नहीं, पहले के आदिकाल से नारियां पुरुषों से आगे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आप देखिए कैसे पुरुषों से आगे हैं कि अब कभी गांव में जाएंगे तो सबसे पहले क्या कहते हैं, आदमी सो करके उठेगा, कुल्ला तब तुन करेगा, उसके पहले ही अपना दौरी और खुरपी ले करके और पनपियाव मतलब रोटी और सब्जी बना करके ढक करके रख देती है और खेत में चली जाती है। अगर लेव लगा हुआ है खेत में तो रोपा के लिए बोझा उझा लेकर के चली जाएगी, बिया रोपनी शुरू कर देती है।
आदमी लोग उठते हैं, पनपियाव ले लेते हैं, तब कंधे पर कुदार लेके जाते हैं, उनसे पहले औरतें निकल जाती हैं सारा काम करके। और कहते हैं लोग कि गोरिया चांद के अजोरिया नहीं और गोर बारू तो हाथ जोड़ के हूँ नईखे बिजोड़ बारू। यहाँ भी हमको विरोध लगा कि सौंदर्य को नग्नता को सौंदर्य का प्रतिमान माना गया है। भाई ऐश्वर्या राय नंगी है तो दुनिया की मिस वर्ल्ड मिस वो है, चांद नंगा है तो सौंदर्य का प्रतिमान मान लिया गया। तो मैंने कहा यह तो गलत बात है। तो मैंने लिखा कि कीचड़ में सनी उठती, रोपा कर रही है और कदम से कदम मिला करके चले, उसका ससुर भी है, जेठ भी है, और दांत में आंचल दबाई है, घुटना जो होता है यहाँ तक साड़ी मोड़ी है, और घुटना के नीचे का पैर जो है पानी में लगा हुआ है, लेव में धंसा हुआ है, इसको कहते हैं फुफती। दांत में आंचल दबा करके और यहाँ खोस ली है कि 4 उंगल पेट भी उसका नहीं दिखाई दे रहा है, और जेठ भी साथ में रोपा कर रहा है, ससुर भी कर रहा है, लेकिन शकल कोई नहीं देख पा रहा है। वो कदम से कदम मिला के चल रही है। और थकने के बाद भी जब वो नायिका हमारी जब छेड़ से जाती है तो गांव के लोग कहते हैं ए फलाने कृष्ण बाड़ू हो, तो ठीक बानी बबुआ जी, तो हंस के ही जवाब देती है, रिजिड नहीं होती है। और कहते हैं लोग कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपा शीतल होए। अरे भाई चिड़िया को कोई काम नहीं है, खाली फल का रस खाना है, तब ना मीठा बोल रही है। मेरी नायिका तो खेत में खट के आ रही है और रास्ते में कोई छेड़ रहा है तब भी मीठा बोल रही है, तब भी मीठा, थकने के बाद भी मीठा बोल रही है। तो चाहे भाषा में हो, बोली में हो, सौंदर्य में हो, मेरी नायिका, तुम उसको कहना पड़ा कविता के माध्यम, भूमिका आवश्यक था कि मैं उसको अपने दर्शकों तक पहुंचाऊं कि जस देखत के सुन्नर लागे वस बोलत के नीक, देख पड़ोसिन कहे बबुनिया कुछ तो उसे सीख। अगल बगल की फलाने पतोहिया कैसन बिया कि जस देखत के सुन्नर लागे बस बोलत के नीक, देख पड़ोसिन कहे बबुनिया कुछ तो उसे सीख। कि रूप देख बिजुरी शर्माले, रूप देख बिजुरी शर्माने। हम काहे झूठा उदाहरण लेने जाए, नया उपनगढ़ है। बिल्कुल, कभी धर्मता यही है कि आप नया कुछ करिए। कि रूप देख बिजुरी शर्माले, सुनी बोली कोयलर मर जाले, और रात पूर्णिमा बहरा निकले तो चनवो मांगे भीख। पूनम की चांद भी घूंघट से देखती है तो वो रूप की भीख मांग रहा है कि रात पूर्णिमा बहरा निकले चनवो मांगे भीख। और देखें कि दिन भर घूम के करे मजूरी, रोटी का पेटे से दूरी, रोटी का पेटे से दूरी, पेट भर भोजन नहीं मिला, दूर ही है रोटी उससे। कि दिन भर घूम के करे मजूरी, रोटी का पेटे से दूरी, आ साँझ धरे जब घर पहुँचे ले, जांत में डाले झींक। एक तरफ दूध पिला रही है और एक हाथ से झींक भी डाल रही है और जाता भी चला रही है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी बहू के अंदर, कहते अपने सास से कि अम्मा जी तनी मुठिया चला दे, झिकिया डाल दी। कि दिन भर घूम के करे मजूरी, रोटी का पेटे से दूरी, साँझ धरे जब घर पहुँचे ले, जांत में डाले झींक, देख पड़ोसिन कहे बबुनिया कुछ तो उससे सीख, कुछ चनवो मांगे भीख। ये हमारे गांव की नायिका थी जो आदिकाल से बहुत आगे है। जी। तो हमने इस चीज़ को चाहा कि इसको रखूं, आज की ही नायिका नहीं। औरतों का तो शुरू से स्त्री विमर्श पे मैंने बहुत काम किया। औरतनामा जो लिखा, औरत रदीफ पे ही लिखा, और वो उर्दू साहित्य और हिंदी साहित्य की पहली पुस्तक है कि सबके अंत में औरत मिलेगा आपको। जी। तो किया और इस तरह से जुड़ा रहा। मैंने देखा है, मातृत्व को समझा है, ममता को जाना है, और हम तो मानते हैं कि पूरी कायनात उन्हीं से है। कविता हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कुछ भी ना, उसके कुछ नहीं है सृष्टि पर, उसी से तो मिला है। कहीं दूध से मिला है, कहीं खून से मिला है। औरतनामा तो आपकी गजल संग्रह है ना? गजल संग्रह है। भोजपुरी पे बहुत है, तमाम तरह। अब जो जैसा आप आदेश करेंगे। सुनाइए। अभी एक भोजपुरी में गजलों पे भी मैंने काम किया जी, तो इजाज़त है? बिल्कुल सुनाइए। अभी राखी आ रहा है। हाँ, ये तो राखी आ रहा है, तो उस पर मैं बताऊँ, स्वर में पढ़ रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल सुनाइए जरा सा। कि मैं सहू से गनहरिया समाइल रहे, तब बहु दियना दुवरिया बराइल रहे, आके हमसे मिलल रात जब चांदनी, देखनी वो के कजरा धोआइल रहे, देखनी वो के कजरा धोआइल रहे। और
जो उन्हें शेर खातिर हम बहुत एक एक दो लाइन हम पढ़ा था नहीं, जी। पूरी गजल ना पढ़ो मैं जो ने खातिर हम कहली पूरी गजल लिखे के पढ़ल कि आज नाही त कहियो बिकही बेकरी, क्या बात। आज नहीं तो कहियो भी कहीं बेकरी, साच राजा के जैसे बिकाइल रहे, साच राजा के जैसे बिकाइल रहे। और आखिर के लेके बात कहले बनी कि बनल जेकरी कलाई में राखी कबो, रिश्तन की गिरावट देखी कि बनल जेकरी कलाई में राखी कबो, रात वही से बहिना डेराइल रहे, रात वही से बहिना डेराइल रहे। आके हमसे मिलल रात जब चांदनी, देखनी वो के कजरा धोआइल रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत कुछ भोजपुरी खाली गीत गाओ नहीं ना, भोजपुरी में दर्शन भी कुछ मिले के भी चाहिए, जे हमनी के सुनत आओ के कुछ मिले। बिल्कुल। आजकल के मंच के परंपरा व्यासपीठ होला, जो मंच पर जी के बैठावल जाला वो व्यासपीठ है, और नीचे एगो IAS एक बड़ा प्रबुद्ध आदमी बैठ के सुनता। पहले हमने की जाई सब तो डायरी कलम लेके सब कुछ बैठ के सुने, कविता नोट करे। और आजकल परफॉर्मर्स होता है, परफॉर्मिंग आर्ट होता है कि संगीत म्यूजिक के साथ एक कविता होता है, तो कविता बहुत दूर निकल गई अपना शब्द से, अपना मुंह से। बहुत ऐसी रचनाएं भी नहीं आ रही कि जो जनता में ग्राह्य हो। पहले लोग कवियों की लाइनें गुनगुनाते थे, उनके दिमाग में, जहन में बैठ जाता था। जैसे मैं आपको बताऊं कि विचित्र मिश्र जो हमारे यहाँ थे, हमारे बहुत रोज चकबंदी जब हमारे यहाँ चल रही थी, उन्होंने एक लाइन लिखी जो मुझे आज भी याद है। चकबंदी कब हुई, आज कितने साल हो गए, लेकिन उनकी वो लाइन, ये चकबंदी हमारी नगरिया ही है, गगरी गगरी दूध पिया तू खूब नोट जा रही है। तो उस व्यवस्था पे एक व्यंग था कि लोग सुबह उठ करके अपने घरों से, जो किसान जिसके पास पैसा नहीं, दूध दही लेके पहुंचाता था इसी को, और जिनके पास रुपया था रुपया झाड़ के ले जाके देता था। विचित्र जी के बारे में खाली हम मतलब हमारे 30 साल 40 साल के साथ रहा, शुरू से हमसे बड़ा उनकर एगो हास्य के कवि रही वहाँ के, लेकिन गंभीर रचना भी विचित्र जी के पास बहुत बहुत गंभीर रचना थी। उनसे अक्सर कहे कि तय लगे इतना बढ़िया बढ़िया रचना पर तू काहे हास्य में आई, यह कुछ मनो भाई पब्लिक पसंद कर ले, तब से कहे कि जे जो चाय मांगा था उधर दिया ही, वो बात तू कह दे। उनका बियाह हम बकरी से करौले रही, आजा पढ़ है विचित्र करके, और हास्य व्यंग का बड़ा, अरे जितने लोग थे पूर्वांचल के फिराक द्वार, सब जगह द्वार बनवाया गया था, और बाकायदे रिसेप्शन हुआ था, और उसका बारात निकला था, सारे रंगकर्मी सारे वो सब लोग एक साथ, तो इसका सूत्रधार ही था मैं किया। भोजपुरी में बहुत से, एक त्रिलोकीनाथ उपाध्याय पढ़ा हूँ, साथ मिल रहे हैं, वो भी एक अच्छे, नहीं बहुत बहुत अच्छे नहीं, बहुत अच्छे थे। और कई मंचों पर जाना हुआ, भाग्यशाली हूँ कि मैं पहली पीढ़ी से लेकर के और तीसरी पीढ़ी तक पढ़ रहा हूँ। जी। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि आज का जो साहित्यिक संसार है, और भोजपुरी में आपने अश्लीलता की भी चर्चा की, तो भोजपुरी में मोती बीए, भिखारी ठाकुर, और ठाकुर मोती जी के दर्शन के शक्तिपीठ हम कही, मोती बीए जी तब लिखले बनी, करीब 3 पेज लिखले बनी, हमारे ऊपर तक गीत भी लिखले बनी वहाँ के जी। हमरे लगे आज भी बहुपाती में छपल जी। तो आज जो भोजपुरी में लिखा जा रहा है, रचा जा रहा है, मुझे तो कई बार तो भोजपुरी पे अश्लीलता का भी, कि भोजपुरी अश्लील एक ऐसा बीच में वातावरण बना था जी, कि जिससे लोग भोजपुरी गाने सुन करके एक जो अभिजात्य वर्ग है वो उसको बंद करा देता था। लेकिन अब कुछ धीरे धीरे चीजें
तो आपने जो औरतनामा लिखा जी गजल, जी तो उस गजल के बारे में हम लोग कुछ बात करें और कुछ गजलें भी हमारे दर्शकों श्रोताओं के सामने आप पेश करें। अभी हम शुरू में ही कहे आपसे कि हमारे लिए तो पूरी कायनात ही है, ये जो कुछ भी कविता अगर है तो कहीं न कहीं पीछे हो रहा है। जी माँ है, बहन है, बेटी है। एक जगह मंच पे कवि सम्मेलन में थे हम, हरिया मनोहर महोत्सव हो रहा था, तो उसमें सोम ठाकुर अध्यक्षता कर रहे थे, आदरणीय कुंवर बेचैन जी थे। सोम ठाकुर ने तो इसी पैर पे माला ही रख दिया था और लगभग 12,000 की भीड़ होगी, बहुत बड़ा मनोहर महोत्सव होता था। तो सविता शर्मा कवित्री थी, डॉक्टर सविता शर्मा पढ़ते थे, उसके बाद मुझको बुलाया गया, उसमें कुमार विश्वास वगैरह सारे लोग थे उस कवि सम्मेलन में। तो मैंने एक प्रश्न वही किया था कि मंचों की जरूरत क्या है। तो कवित्री जो है अगर बुंदा बिछू रही है तो ताली बजा रहे हैं सब लोग, बात संवार रही है तब भी ताली लोग बजाते हैं। अभी पुरुष खड़ा हो जाए तो अगर वो चुटकुलेबाज है तब तो उसका गाड़ी निकल जाएगा, गंभीर रचनाएं कोई सुनना नहीं पसंद करता है। तो प्रश्न मैंने उस मन से किया था कि यहाँ हमारे पढ़ने लायक है, क्योंकि यहाँ बहनों की इज्जत होती है। मेरी बहन बुंदा बिछू रही है तब भी लोग ताली बजा रहे हैं, आंचल ठीक कर रही है तब भी ताली बजा रहे हैं। यह मंच मेरे ही लायक है। लेकिन एक प्रश्न था कि अगर यह जाप या मंच पर अगर हमारी बहन न बैठे कवित्री तो पूरी रात आप कविता सुनेंगे? उधर से आवाज आया नहीं। हमने कहा, बहुत मेरे प्रश्न का बड़ा सही जवाब दिया। हमने कहा यह जात अगर मंच पर न बैठे तो आप कविता नहीं सुनेंगे, अगर यह जात पूरी सृष्टि से चली जाए तब क्या करेंगे? कोई मतलब तो नहीं है, कोई जीवन का कोई मतलब नहीं है। वहीं से एक उसका इंट्रो मैं दे रहा हूँ औरतनामा का, उसके बाद औरतनामा कुछ और है कि यूं कहने को तो दुनिया में बहुत बदनाम औरत है, मगर ये सच है दुनिया के लिए इनाम औरत है। नहीं तो हर कोई उकता के अपनी जान खो बैठे, और सकूं की मैं से जो लवरेज है वह जाम औरत है। और तिलक आओ लगाए हम मुकेश उस घर की चौखट का, जहां पर माँ की सूरत में चारों धाम औरत है। वाह वाह, बहुत सुंदर। जहां पर माँ की सूरत में चारों धाम औरत है। और सिंटो की बात कर रहा हूँ कि जहां में अगर जाते औरत न होती, किसी को भी जीने की चाहत न होती। बहुत सुंदर। जहां में अगर जाते औरत न होती, किसी को भी जीने की चाहत न होती। गुलिस्तान में होता न खुशबू का डेरा, गुलों में जो है ऐसी रंगत न होती। और फलक पे न सूरज का होता ठिकाना, हमारी रगों में हरारत न होती। और कान्हा की बंसी में राधा न होती, तो बंसी के सुर में लियाकत न होती। वाह वाह वाह। कान्हा की बंसी में राधा न होती, तो बंसी के सुर में लियाकत न होती। और गुजर जाती सबकी यूं ही जिंदगानी, किसी के भी हिस्से में शोहरत न होती। वाह वाह, बहुत सुंदर। किसी के भी हिस्से में शोहरत न होती। न होती अगर जिंदगी में हमारे, न होती अगर जिंदगी में हमारे सिरों पर कोई छत न होती। 4 आना का अखबार खरीदते रेलवे प्लेटफार्म कोई बिछा के सोते, न पर्दा होता, न चौखट होता, न किवाड़ होता, न छत होता। आज जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से पर्दा भी है। बाप अंडरवियर से अगर लुंगी पे आ जा रहा है तो बेटी पैदा होते ही तहमत पे आ जाता है। ये ताकत उनकी है। इसी ताकत को बताने का मैंने काम औरतनामा में किया है कि न होती अगर जिंदगी में हमारे सिरों पर कोई छत न होती, और जो औरत न होती यकीन का उजाला, हमारी तुम्हारी हकीकत न होती। ना होते तुलसी न होती रामायण, ना होते तुलसी न होती रामायण, जो रत्नावली जैसी औरत न होती। बहुत सुंदर। अरे वाह। ना होते तुलसी न होती रामायण, जो रत्नावली जैसी औरत न होती। और एक शेर देखे कि मैंने अपनी पुस्तक के शुरू में ही लिखा था, बड़ी ईमानदारी से लिखा था कि हमारे भारत की संस्कृति और हमारे भारत की औरतें, हमारे भारत की संस्कृति और हमारे भारत की औरतें गुमराह हो सकती हैं, बिगड़ैल नहीं हो सकती हैं। ये दावे साथ मैंने लिखा अपनी किताब में। खिचड़ी का पर्व हमारी संस्कृति 2 दिन हो सकता है, लेकिन पर्व वही रहेगा। होली 2 दिन में बढ़ सकता है, उसका स्वरूप वही रहेगा। इसी तरह से हमारे यहाँ की स्त्री, उसको गुमराह कर सकते हैं, लेकिन उसका स्वभाव वही रहता है जो मातृत्व का होता है। तो गुमराह चाहे परिस्थिति कर दे, पिता कर दे, भाई कर दे, पड़ोसी कर दे, रिश्ता कर दे, रोटी कर दे, उसको गुमराही किया जा सकता है, उसका स्वरूप नहीं बदला जा सकता है। ये हमने लिखा कि भारत की संस्कृति गुमराह हो सकती है औरतें, लेकिन बिगड़ल नहीं, विद्रूप नहीं है, उसका एक रूप है। अगर उसके साथ कुछ हो रहा है तो उसके जिम्मेदार हम हैं। इस जिम्मेदारी को मैंने स्वीकार किया है। और मुझको कहना पड़ा कि दुनिया में कोई भी अपनी बेटी का नाम मंथरा नहीं रखता है।
लगता है कोई मंत्रा है। और मेरा मानना है कि अगर मंत्रा नहीं होती तो आज राम को कौन जानता। राम को कौन जानता। तो मुझको लिखना पड़ा कि न होती अगर मंथरा जैसी दासी, लखन राम सीता की यजमत न होती, और अगर स्त्रीलिंग नहीं लगता शव पर, छोटी की मात्रा शव लिखिए लाश, छोटी की मात्रा लगे इश्यू हो जा रहा है कि अगर स्त्रीलिंग नहीं लगता शव पर तो शिव शक्ति में इतनी शिद्दत न होती, और भारत को अपनी समझते न माता तो वतन के लिए दिल में इज्जत न होती। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, कि कौन औरत के बगैर जीता है। राम की पूरी रामायण सीता है, कौन औरत के बगैर जीता है। राम की पूरी रामायण सीता है। अरे महाभारत में कृष्ण नहीं होते बिन द्रौपदी के कहाँ गीता है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत महाभारत में कृष्ण नहीं होते तो द्रौपदी के बिना कहाँ गीता? बिन द्रौपदी के कहाँ गीता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राम की आन बान सीता है, हाँ मगर इम्तिहान सीता है। राम की आन बान सीता है, हाँ मगर इम्तिहान सीता है। और जिसको पढ़कर के राम राम हुए एक मुकम्मल पुराण सीता है। वाह वाह वाह। जिसको पढ़कर के राम राम हुए एक मुकम्मल पुराण सीता है। तो औरतनामा पे तो बहुत लिखा, पूरी रात पढ़ूंगा तो खत्म नहीं होगा, मैं पढ़ता ही रहूंगा। चलते एक और औरतनामा दिखा रहा हूँ, एक दृश्य दिखा रहा हूँ कि कहीं जमीन तो कहीं आसमान है औरत, कहीं जमीन कहीं आसमान है औरत। समय की धूप में एक साइबान है औरत। क्या बात, वक्त की आंच। समय की धूप में एक साइबान है औरत, और तड़पती लौ है, तड़पती लौ, टिमटिमाती है ढेबरी के तरह से ना, टिम 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 कर रहा। तो कभी पति के लिए, कभी पड़ोसी के लिए, कभी भाई के लिए, कभी सास के लिए, कभी ना, पूरे खानदान भर के लिए टिम 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 करती रहती है, लौ प्रज्वलित करती रहती है, सबके लिए दर्द समेटे है कि कहीं जमीन तो कहीं आसमान है औरत। समय की धूप में एक साइबान है औरत, और तड़पती लौ है तो मुकम्मल बयान है औरत। वाह वाह वाह। तड़पती लौ है तो मुकम्मल बयान है औरत, और अंधेरी रात का एक संविधान है औरत। वाह वाह। अंधेरी रात का एक संविधान है औरत। खूब अंधेरा हो, 3 खंड का आंगन हो, और आप पिता उस कमरे में हो, कहीं बाबूजी तो बोले क्या, तो लगेगा एक आदमी बोल रहा है, मनोविज्ञान को लेके काम। और उन्हें माई का तो लगे पूरा सोडियम लाइट से जल गया हो, अंधेरे में दौड़े चले जाइएगा। ये होती है माँ कि तड़पती लौ है तो मुकम्मल बयान है औरत, अंधेरी रात का एक संविधान है औरत। बहुत जतन से करती है प्रेम की खेती, बहुत जतन से करती है प्रेम की खेती, हमारी दुनिया की ऐसी किसान है औरत। वाह वाह वाह। बहुत जतन से करती है प्रेम की खेती, हमारी दुनिया की ऐसी किसान है औरत, जो अपने लाल को आंचल के साए में रखे, जो अपने लाल को आंचल के साए में रखे। तपिश जो खुद सहे कितनी महान है औरत, बधी रही कभी अर्धांगिनी की सूरत में, बहन है, बेटी है, ममता की खान है औरत। अरे बचा के रखना इसे चांदनी की किरणों से, बचा के रखना इसे चांदनी की किरणों से, खुदा के हाथ की नाजुक कतान है औरत। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात, ये औरत के लिखा है आपने, बहुत डूब के लिखा है। तो ये आज हमारे साथ मुकेश श्रीवास्तव जी को आपने सुना, और इनके पास तो रचनाओं का अनमोल खजाना है, लेकिन हमारी भी एक समय सीमा है। तो अब हम अगले हफ्ते के लिए किसी और शख्सियत को लेकर के आएंगे। मुकेश जी हमारे स्टूडियो में आए और उन्होंने समय दिया, इनका बहुत बहुत हार्दिक आभार। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ, लाउड स्पीकर 90 FM आप सुनते रहिए और गुनगुनाते रहिए। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।